प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, उसकी बहुत सारी क्वेश्चन भी हमने करी थी। आज हम लोग का टॉपिक है जो कि मल्टीप्लिकेशन का सेकंड पार्ट था, जिसका नाम था वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को समझने से पहले हमने अगर इसको दो पॉइंट में डिवाइड किया था, दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन था, इसको अच्छे से देखेंगे पॉइंट्स फॉर्म में। एक हमारा था वेक्टर टाइप, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। सेकेंड था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर इसकी बात करें तो हमने बोला था कि दो वेक्टर को जब हम लोग डॉट या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, हमने क्या बताया था, ये अगर ए डॉट बी की कोई बात होती है, हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब था ए बी कॉस थीटा। हम लोग ए इसका मैग्नीट्यूड था, बी इसका भी मैग्नीट्यूड था, और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। हमने फिर पढ़ा था कि डिफरेंट आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स का मतलब होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन को हमने डिफरेंट पॉइंट पे डिस्कस किया था। अगर हमने बोला था कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होने का मतलब हमने क्या समझा था, ए डॉट पी इजकल टू 0 होगा। क्यों? जब परपेंडिकुलर होगा तो उस समय का थीटा कितना होता है हमारा, 90 डिग्री होता है। अगर थीटा 90 हो तो एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट वाइज cos 90 क्या होता है, 0। हमने क्या लिखा, a डॉट बी इजकल टू 0। इस पर हमने तमाम सारे क्वेश्चन करे थे। हमने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको। आई होप आप उस होमवर्क को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे होंगे और आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज की अपना एक इंपोर्टेंस होता है कि आप उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमने दूसरे तरीके से डिस्कस किया था। अगर हमने क्या कहा था, ये अगर जनरल मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं होगा, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट था, कि अगर सर ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ये ए एक्स आई कैप कुछ दिया हुआ है और ये ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप का कोई फॉर्म है, और सिमिलरली फॉर बी है, वो क्या है हमारा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अगर कुछ इस तरह का फॉर्म है तो क्या बोला था हमने, ए डॉट बी को हमने क्या बोला था, याद होगा आपको, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड वी जेड। इसलिए बोला था क्योंकि बताया था कि हमको याद होगा, आपको हमने रूल्स लिखे थे, रूल्स को फिर से एक बार रिमेंबर कर लेंगे, लास्ट लेक्चर का था। अगर डॉट प्रोडक्ट सेम का हो, अगर आई डॉट आई हो तो उसका वैल्यू 1 होता था, अगर जे डॉट जे हो तो 1 होता था, सिमिलरली के डॉट के में 1 होता था। अपार्ट फ्रॉम दैम अगर कुछ और आ गया, अगर कुछ और आ गया, जे डॉट के आ गया, वैल्यू क्या होगा हमारा, 0। इसका मतलब है कि सर अगर किसी अल्टरनेट का प्रोडक्ट क्या होता था, 0। इस सारे एप्लीकेशन को टू द पॉइंट हमने डिस्कस किया था। कंडीशन ऑफ पैरेललिटी देखा था, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर के कंसेप्ट को अप्लाई किया। फिर लेटर हाफ में हमने इस पे कुछ क्वेश्चन करे थे, जहां पे एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए थे। जो हमारा लास्ट सेट था, हमने बोला था अगर एज्यूम कर लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इजकल टू 0 है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो यहां से हमसे पूछा था कि ए डॉट बी, इसको बी कर लीजिए, ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए का वैल्यू क्या होता है, जो हमने लास्ट में सॉल्व किया था। इसमें एक और तरह के क्वेश्चन बन सकते थे कि आपसे पूछ लेगा एंगल कितना होगा अगर ये तीनों यूनिट वेक्टर हो तो। आपने ए डॉट बी लिखा तो ए डॉट बी कॉस थीटा, ए डॉट बी कॉस थीटा। आप अगर एक टर्म में पता हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे लास्ट लेक्चर का। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर हमको ये पता है, ये पता है, और इसका मैग्नीट्यूड पता है तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। गेट इट? ये आपको आ गया पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये रीजन था। अब यहां से हमको ए का पता, वैल्यू पता है, डॉट निकाल लेंगे। सिमिलरली हमने प्रोजेक्शन पढ़ा था, छोटा सा एक लाइन देख लेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब होता है, अगर मान लो कोई वेक्टर बी है, कोई वेक्टर ए है, बोला कि इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे ए पे, अगर ये एंगल थीटा होगा तो हमने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है, याद रखेंगे किसका प्रोजेक्शन किस पे लिखना है। अगर ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। हम आपका टाइम बर्बाद किए बिना डायरेक्ट, मैं प्रोसेस लास्ट में पढ़ाऊंगा अच्छे से कैसे करते हैं, लेकिन मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे लिखने बताया था। अगर किसी ने बोला अपने को प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सॉरी बी ऑन ए होगा, क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। हमने क्या सिखाया था,
जिसका भी प्रोजेक्शन लिखे उसको पहले लिखो। कौन सा वेक्टर? बी। फिर क्या बोला, किस पे बोला है? इस पे यूनिट वेक्टर, खत्म। इसको थोड़ा सा अच्छा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? v डॉट ए बाई ए। सेम रिजल्ट आया। हमने वहां पे क्या लिखना सिखाया था पता है? हमने बताया था वेक्टर ऑन ए ऑन बी, आपको रिजल्ट वहां पे आया होगा। ऐसा क्वेश्चन हमसे बहुत सारे क्वेश्चन। आज हम लोग इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोग क्रॉस पे चर्चा करेंगे। इसका हमारा क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। तो आइए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो लास्ट हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट का मीनिंग ऑफ सेंस क्या होता है। हमने डॉट प्रोडक्ट की बात हो, जब दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता था कि ए डॉट बी। सिमिलरली अगर हमारा दो वेक्टर ए एंड बी है, देखेंगे अच्छे से उसको, अगर दो वेक्टर ए एंड बी है, इफ ए एंड बी आर दी वेक्टर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है, उसको हम लिखते हैं, सॉरी क्रॉस होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन है उसका, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ बहुत सारे टर्म आपको आएंगे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे सर ये क्या है, बट उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक टर्म को डिस्कस करेंगे है क्या एक्चुअली। अब ए क्रॉस बी को हमने डिफाइन किया, ये डेफिनेशन है इसका, लेंगे डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। थोड़ा रीड करने का सीखना आना चाहिए, कैसे रीड करते हैं इसको, रीड एज ए क्रॉस बी। इस टर्म को कैसे रीड करेंगे, ए क्रॉस बी, वो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड एन कैप। इसको एन कैप बोलते हैं। आपको हर एक टर्म से फैमिलियर होगा सर। ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या होगा हमारा पिछले वाले की तरह, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी क्या होगा, सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बोलोगे सर थीटा, कोई बात नहीं, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। लोग ठीक है सर, यहां तक तो बात पता चल गया सर ये होता है, बट इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है। व्हाट इज अबाउट एन कैप, थोड़ा सा एन कैप की चर्चा करें। अब देखो एन कैप क्या होता है, एक्चुअली वेक्टर होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर, करेक्ट है ना। किसका, एन का यूनिट वेक्टर। अब बोलोगे सर वो क्यों, जनरली इस टर्म को हम लोग नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको मैं अभी इसेंस ऑफ साइन बताएंगे, जो मैक्सवेल का रूल था राइट हैंड रूल, उसको हम लोग फॉर्म करेंगे। बट सिंपल सा लॉजिक है कि इसको ए क्रॉस बी को ऐसा थीटा क्यों लिखते हैं, साइन थीटा ही क्यों लिखते हैं, एन कैप ही क्यों लिखते हैं, उसको थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है। अब देखो यूनिट वेक्टर, अगर हम लोग थोड़ा यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट को जाने तो क्या बोला गया था, अगर कोई भी क्वांटिटी यूनिट वेक्टर होगा, इसका मतलब कहना ये चाहते हो सर कि जिसका वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, ये तो हमने सीखा था। अब क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इस तीनों लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर मान लो हमारा ये वेक्टर कोई ए है, हमारा कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा कोई बी है। अब पता है अपने को, जब टेल टू टेल ज्वाइंट होने का मतलब क्या, ये एंगल कोस थीटा, करेक्ट है। लेकिन सर एक बात है सर, वहां पे अपने तो वही बताया था सर, डॉट में भी क्या था, वेक्टर ए था वेक्टर बी था, आपने बोला ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होगा। आप यहाँ बोल रहे सर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ऊपर से एक नया सा वर्ड भी आपने ऐड कर दिया। अब देखो हमने जब डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर, हमने क्या बताया था, यूनिट वेक्टर एक ऐसा टर्म होता है जो क्या करता है, इस पर्टिकुलर टर्म को एक डायरेक्शन देता है। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं तो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा ये, जो हम लोग उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। जो क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर का डेफिनेशन ही होता है कि वो दो चीज कंसीडर करता है, एक डायरेक्शन कंसीडर करता है, दूसरा क्या करता है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो टर्म एन कैप है वो उसको डायरेक्शन दे रहा है। हाँ सर, हमारा कारण है, थोड़ा डायग्राम में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या, हाँ जरूर करेंगे।
अब देखो, मान लो एक राइट हैंड रूल होता है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक समझते हैं क्या कहना चाहता है। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जो भी जहां से वेक्टर ए था, अपना हैंड देखेंगे, वेक्टर ए से अगर बी को जाने तो हम उंगली को कर्ल करते हैं, क्लास 8 के मैग्नेटिज्म आपने पढ़ा होगा। अगर इस उंगली को कर्ल करके वेक्टर बी की ओर जाने की कोशिश करते हैं, ये जो थंब का डायरेक्शन होता है, ये जो थंब का डायरेक्शन होता है, थंब का डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ एन। मैं फिर से बता रहा हूं, इसको दो तरीके से करते। सबसे आसान क्या है, जिस वेक्टर ए से जाना है, अगर हमको ए क्रॉस बी बोला है तो मतलब ए से बी को क्रॉस करना है, करेक्ट। ए से बी तक जाने के बाद जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा, लाइक दैट, ऐसे करेंगे, दिस इज आवर थंब। जब इसको हम कर्ल करते हैं, कर्ल करते करते क्या होता है, इसका डायरेक्शन अप रहता है। इसका मतलब आउटसाइड का मीनिंग है कि प्लेन से बाहर होगा। अब प्लेन से बाहर का मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, ये वेक्टर ए भी प्लेन में, हमने बताया था, आप कंसेप्ट याद करेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, टू वेक्टर ऑलवेज इन प्लेन। ये सर बात बोल रहे हैं कि थर्ड वेक्टर प्लेन से बाहर है, वो वेक्टर क्या है, इसका डायरेक्शन है एन कैप। इसका मतलब ए बी साइन है, तो समझ में आया कैसे। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब ये कर्ल होगा तो ये तो 3D लेंथ आएगा ना, क्योंकि ये पार्ट ये कर्ल होकर ये जो डायरेक्शन था राइट हैंड थंब रूल का, उसको देखेंगे तो कर्ल करने के बाद जो डायरेक्शन थंब का होगा वो किसका होगा, डायरेक्शन ऑफ एन कैप। इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन हम लोग टिल इन 12th मैग्नेटिज्म में भी करेंगे, थंब रूल को जिसको डीप से पढ़ना है। यहां सिर्फ यही याद रखना है कि हमको यहां से क्या दिया गया है पढ़ने को, ए क्रॉस बी अगर होता है तो इसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। जो भी फर्स्ट पॉइंट रहेगा अपना हैंड इस तरफ फ्लेटेड कर देंगे। अब हम दूसरा डायरेक्शन भी देखेंगे ऐसा होता है, फिर जिधर जाना है उधर को कर्ल कर लेंगे। अगर कर्ल करेंगे तो जो डायरेक्शन होगा थंब का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ एन कैप। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से भी आता है कि ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होना चाहिए। भाई साहब ये तो स्केलर है, जब तक इसमें वेक्टर डायरेक्शन नहीं होगा तब तक स्केलर वेक्टर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो स्केलर को हमने क्या किया, वेक्टर से मल्टीप्लाई करके सारे टर्म के कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो यहां से डायरेक्शन आता है, ये अब रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे, ऑलवेज आउटसाइड द प्लेन होता है। ऑलवेज क्या होगा, ये आउटसाइड द प्लेन, मतलब ये इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, बट ये 3D में हम लोग 2D में इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 3D में हमको आउटसाइड द प्लेन दिखता है। इसका मतलब जब ए क्रॉस बी की बात हुई तो यहां से पता चल सर ए है, ये बी है और ये साइन थीटा भी है, और ये जो एन कैप है, एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरा नाम हम इसको नॉर्मल वेक्टर ही बोलते हैं। बोलोगे सर कैसे, नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए एंड बी, दोनों वेक्टर से नॉर्मल होगा। बोलोगे सर कैसे, ये वेक्टर भी था तो इससे भी नॉर्मल ही है, क्योंकि अगर मान लो इसको वेक्टर मान लो इधर है, इसका मान लो किधर है, मतलब दोनों से क्या है, इस प्लेन के आउटसाइड में है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक्स और एक्सिस को मान लो। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, इसको वाई मान लूँ, और ये हमारा जेड है। अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, तब क्या बोलोगे सर, अगर जेड ये है तो क्या ये इससे नॉर्मल है, तो ये इससे भी नॉर्मल होगा। थोड़ा सा कर्ल से बेहतर ये मान लेते हो तो हमको अच्छे से फील आ जाएगा कि सर आप कर्ल का नॉर्मल कैसे बोल रहे हैं। तो ये जो वेक्टर होगा आउटसाइड जो आपको दिख रहा है ये पेन, करेक्ट है, ये क्या है, इस एक्स से भी परपेंडिकुलर है और इससे वाई से भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि जेड एक्सिस है। सिमिलरली जो नॉर्मल वेक्टर होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। तो एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग अभी मिस नहीं करेंगे। तो आपको आई होप आइडिया लग गया होगा। अगर मैं इसको समराइज कर दूं इतने बस स्टोरी को, कहना क्या चाहता है, जब भी दो वेक्टर क्रॉस लिखेंगे ए क्रॉस बी, हम लोग इसका रिवर्स पार्ट को आगे देखेंगे। ए क्रॉस बी होगा इन सेंस ए बी साइन थीटा, साइन किसी को साइन इसलिए आता है क्योंकि उसके अपोजिट वाले मैथमेटिक्स का रूल होता है। हम ये डेफिनेशन हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल से रूल को फॉलो करेंगे। और एन कैप जिसको हम रीड करते हैं एन कैप से, ये एक यूनिट वेक्टर होता है जो क्या करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और इसको रीड करते हैं ए क्रॉस बी, ये आपको पता ही है। और ये डायरेक्शन हम लोग यहाँ से एज्यूम करते हैं। एक नया कंसेप्ट था कि नॉर्मल वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बी होता है। क्या था, नॉर्मल वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बी, चाहे जहां भी आप क्रॉस में चले जाओ हर एक जगह क्या होगा, ऑलवेज ए बी के परपेंडिकुलर होगा। आप इसको अच्छे से लिखो। फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं जहां पे क्या हो सकता है, इसको आप पहले अच्छे से लिख लीजिए। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जहां से हमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमारा सारा क्वांटिटी इन लेटर ऑफ द फिजिक्स, ये सारे क्वांटिटी हमको आने वाले हैं।
इसलिए आपको ग्लिम्स ऑफ आइडियाज होता है, जो कि होता है प्री पावर पॉइंट्स, आपको पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि ये सब डर रहेंगे। करेक्ट है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि वेक्टर से सिंपल एप्लीकेशन का मतलब थोड़ा सा डायनेमिक्स होना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल्स होने चाहिए कि पॉइंट कुछ न्यू टर्म आए, कुछ अच्छे चीज का कंसेप्ट हमने को पता चले। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, देखेंगे ध्यान से, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है टॉर्क। टॉर्क का मीनिंग हम लोग लेटर हाफ चैप्टर में पढ़ेंगे। टॉर्क का मतलब होता है किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, याद रखेंगे, किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, अगर उस फोर्स को उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या होता है? टॉर्क होता है। डीप डेफिनेशन मैकेनिक्स में हम लोग इंटर करने के बाद इसका एज यूजुअल डेफिनेशन देखेंगे, बट मोटा मोटा जो समझना है अपने को, जो कि अभी तक के पॉइंट है वो ये होता है, जो रोटेट करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। अब देखो, आपको पता होगा सर, टॉर्क, ये जो आपको दिख रहा है इसका सिंबल होता है, करेक्ट ना? सिंबल को रीड करना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं टाउ। अच्छे से देखेंगे, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? टाउ। इसका मतलब टॉर्क होता है। बहुत लोग इसको टी लिखते हैं, बट ये हमारा सिंबल्स है। सिंबल्स कोशिश करेंगे कि सिंबल को फॉलो करें। और ये आर क्रॉस एफ का मतलब है, आर जो यहाँ है उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। आपको लगेगा सर ये कुछ नया चीज है क्या? नहीं। किसी भी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट में, अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, सर पोजीशन वेक्टर मतलब आप क्या समझते हैं? ये x है, अगर y है, मैंने जो डिस्कस किया था, अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाए, हमने बोला कि ये एक वेक्टर है, अगर इसको O मान लें तो हमारा ये हो गया OP एक वेक्टर है। OP एक वेक्टर है। OP को अगर वेक्टर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x i कैप y j कैप। अब हमको आपको आसानी से पता होगा, क्योंकि ये y होता है, ये x होता है। इसको i कैप j कैप में लिख सकते हैं, और थीटा का रिजल्ट मैंने पहले बता चुका हूँ इन केस ऑफ रिजोल्यूशन। करेक्ट है, आपको पता होगा। चलो, अगर हमने बोला ये पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब OA x i कैप y j कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। सिमिलरली यहाँ भी R जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। आपको पता चला होगा OP इज आल्सो पोजीशन वेक्टर। इसको और थोड़ा डीप में स्टडी करना है तो हम इसको मैकेनिक्स में जब इंटर करेंगे तो इसको एलिबरेट करेंगे, पोजीशन वेक्टर का मीनिंग मैकेनिक्स कैसे डिफाइन करता है। बट लेकिन कोड यही है। इसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज द ओरिजिन। कोड हमारा यही है। और दिस इज फोर्स, F इज कॉल्ड एज फोर्स, तो आपको उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। और फोर्स हमने क्या बताया था? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज फोर्स वेक्टर। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि टॉर्क होता है, टॉर्क आर क्रॉस एफ से डिफाइन होता है। आर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, एफ क्या होता है? फोर्स वेक्टर होता है। यू गॉट द पॉइंट। सिर्फ अभी आपको रिजल्टेंट्स पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन जो वेक्टर के लेवल पे होते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट को एडमायर करते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। जब फ्यूचर कोर्स में हम इंटर करेंगे मैकेनिक्स के सेकंड हाफ में, जो हमारा मेन टॉपिक होगा 11th का, जो कि बेस है, वहां पे इसका खुद का एप्लीकेशन होता है। वहां पर ये कंसेप्ट हमको आना चाहिए कि टॉर्क को लिखते कैसे। और एक रही बात, सर ये ऐसे ही क्यों लिखते हैं, क्वेश्चन हो सकता है, इसको हम लोग मैकेनिक्स के दिस चैप्टर में प्रूफ करके बता देंगे ऐसा ही क्यों लिखते हैं। बट अभी हम लोग सिम्बल्स पढ़ रहे हैं कि कैसे रीअरेंजमेंट होता है वेक्टर का, लिखा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। दिस इज आवर इनिशियल स्टेट। दैट्स वाई एक चीज होता है, हम लिखना सीखना, पैटर्न आने चाहिए। बाकी सारा चीज का प्रूफ हम लोग जब ग्रेजुअली चैप्टर में इंटर करेंगे, आगे चलेंगे, तो हर एक चीज को प्रूफ करके बता देंगे आपको कि टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ क्यों होता है। ये एक अपना एक सेपरेट टॉपिक है, ये भी अपना एक सेपरेट टॉपिक है, ये भी सेपरेट है। हर एक चीज अपने अपने टॉपिक में आएगा, तो साथ में आपको सारी जानकारियां मिलती चली जाएगी। फिलहाल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग टाउ बोलते हैं। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, इतना ही हमें याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम। बहुत लोग सुने होंगे एंगुलर मोमेंटम क्यों, क्लास 10th ऑफ आईसीएसई बोर्ड इंक्लूडिंग सीबीएसई बोर्ड, उसमें क्या थोड़ा सा ग्लिम्स बताया गया है, जो कि आपने केपलर्स का लॉ पढ़ा होगा। केपलर्स का सेकंड लॉ बताया एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है ड्यूरिंग द सेकंड सेक्टर। अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, हम सीखेंगे यहां से फिर से। एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट ये होता है, एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट, इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। याद रखेंगे सारा का सारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको एक और यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है पता है आपको, इस चारों क्वांटिटी में तो आसानी से मिल जाएगा कौन सा वेक्टर कौन सा स्केलर। अगर ऑप्शन आपसे पूछ ले कि क्या स्केलर का वेक्टर क्वांटिटी है, यस सर है, क्योंकि ये वेक्टर का एग्जांपल है। आपको 2-4 एग्जांपल और वेक्टर का मिल गया। चलो
इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी बोलते हैं आर क्रॉस पी। बोलेंगे सर व्हाट इज पी, कंफ्यूजन हो गया, आर का तो हम बात नहीं है। पी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, पी इज इक्वल टू एम बी। अच्छे से देखेंगे, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई पी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं मोमेंटम, इसको बोलते हैं मोमेंटम। और इसका दूसरा नाम भी होता है, मैं अभी तो बताता हूं बट इसको लेटर डिस्कस करते हैं। इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम ही बोल देते हैं, करेक्ट है ना। एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसको आगे भी देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं आपको जस्ट सेक ऑफ नॉलेज बता दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो अब ये भी सर ये कैसे होता है आर क्रॉस पी, इसका करस्पॉन्डिंग चैप्टर हम लोग अच्छे से डील कर लेंगे, प्रूफ करके बता देंगे कि ऐसा ही होता है। आई होप आपको ये सारा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। किसी P इज द मोमेंटम, P को m इंटू v लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पर हमने साइन लगा दिया, यहाँ तो साइन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। यू गेट इट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड, वेलोसिटी। सर विच वेलोसिटी की बात कर रहे हैं आप, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी? यस सर, लीनियर वेलोसिटी। वहां भी तो बताया सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। बट यहां पर एक कॉमन पॉइंट ये है, इसको हम लोग जनरली क्या कंसीडर करते हैं, लीनियर वेलोसिटी। अब क्वेश्चन होगा सर लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, कोई बात नहीं, धैर्य रखेंगे। जब हम लोग इंटर करेंगे मैकेनिक्स में सारे टर्म को हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब ये ही क्यों होता है। बट यहाँ पर सिंबल करना है कि लीनियर वेलोसिटी को वेक्टर में क्या एप्लीकेशन है। हमने बोला कि वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसको लिखते हैं ओमेगा क्रॉस आर। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया नया सा, सर आर तो पता है, R is always position vector, but here omega, it is called as angular velocity. ये भी एक नया टर्म है, एंगुलर वेलोसिटी। बहुत सारे जगह इसको फ्रीक्वेंसी से भी टर्म यूज करते हैं, बट यहाँ पे इसका एक अपना मीनिंग होता है। देखो हमारे पास लेटर 26 ही है, एग्जैक्टली बात करें तो बहुत सारे समय लेटर कोइंसाइड कर जाते हैं। कोई बोलेगा सर जे मतलब आपने मोमेंटम बोला है, पी मतलब आपने यहाँ वेक्टर को भी पी में यूज किया था, बट हर एक जगह अपना मीनिंग होता है। जो बेसिक सिंबल होते हैं वो हम पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने आना चाहिए। सर ये सिंबल तो हम लोग फ्रीक्वेंसी में W2πf से यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास अल्फाबेट का कमी है और यही हमारा ट्रेडिशन है कि इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, जब इस टर्म के रिलेशन में आएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। बाकी डीप का चीज पर्टिकुलर चैप्टर में आपको डिस्क्राइब कर देंगे हम कि कैसे कैसे इसको अरेंज करना है। फिलहाल अभी हमको सिर्फ नोटेशंस पे कंसंट्रेशन करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में जब ये खत्म होगा इस एग्जांपल को, तो फिर देखेंगे हम लोग। सबको रीड करना आ गया ना, ओमेगा क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस पी, सिंपल है, कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सेलरेशन। सर ये किसकी बात हो रही है, एक्सेलरेशन? ये हमारा सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन है, सिंपल एक्सेलरेशन ही बोल के निकल जाते हैं। और ये टर्म होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा सर व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज एंगुलर। मैं आपके कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा डिस्कस करता हूं इसको। लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब होता है, मान लो एक बॉडी है, इस पे चिंटू है, दूसरे पे मिंटू है, करेक्ट। चिंटू जा रहा है, मिंटू भी जा रहा है। अगर मिंटू को चिंटू को ओवरटेक करने, गाड़ी को एक्सीलरेट करेगा, अब एक्सीलरेट करने का मतलब क्या होता है, अपना एक्सीलरेट दबाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन इससे कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसको ओवरटेक कर जाएगा, तो मिंटू आगे चला गया, चिंटू पीछे रह गया, करेक्ट ना। तो जब लीनियर डायमेंशनली कोई वेलोसिटी होता है, इस केस में जो वेलोसिटी का चेंज होता है, डीप में आपको पता पढ़ाएंगे मैकेनिक्स में, बट आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो जब इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा हो कि इसने ओवरटेक कर दी होगी, इट मींस दैट कि इसका एक्सेलरेशन बढ़ गया है इससे, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर हम लोग क्या करें, किसी चीज को रोटेट कर रहे हैं, मान लो इसको हम रोटेट कर रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, ये रोटेट कर रहा है, दिख रहा है आपको। अगर रोटेट करेगा तो किस तरह से क्या होगा, स्पीड इसका चेंज हो रहा है, क्योंकि ये पहले ओमेगा से जा रहा था, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, अब चेंज हो गया, इसमें भी तो स्पीड चेंज हो रहा है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है इन केस ऑफ रोटेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ये किस में होता है, रोटेशन। ये हमारी बाद की चीज है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ द चैप्टर, मैकेनिक्स के लास्ट में ये सब आएगा, ठीक है। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा क्रॉस आर। और हर एक टर्म से अपने आप को क्या होना चाहिए,
फैमिलियर होना चाहिए कि इस टर्म को क्या बोलते हैं। दिस इज लिनियर एक्सीलरेशन, दिस इज एंगुलर एक्सीलरेशन। ये आता कब है? जब रोटेशन होता है। दिस इज मोमेंटम आता कब है? जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिस इज टाउ टाउ। तो आपको थोड़ा सा इसके एग्जांपल से इतना आइडिया तो लग गया हो कि वेक्टर का कितना वाइड एप्लीकेशन हो सकता है। हाँ, मैंने एक बात बोली थी, आपको समझ में आया अभी तक, कि इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत समय क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन में दिए रहेंगे, आपको क्या करेंगे, अगर हमने बोला कि J इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है, तो मैं इसको P क्रॉस R तो लिख सकता ना। हमारे अंडरस्टैंडिंग में मीनिंग यही होता है, सर ये भी तो करेक्ट है, ये भी तो करेक्ट, लेकिन सर ये रॉन्ग है हमारा। मैं इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा अभी ये रॉन्ग कैसे है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या आता है पता है आपको? ऑप्शन इसी तरह दे देंगे। अगर मान लो बोला कि व्हिच वन इज अ स्टेटमेंट इज करेक्ट, 4 में से, बाकी सब में R पहले है, इसमें R बाद में, सेकंड वाले करेक्ट। अगर इसको रिवर्स पे लिख दिया, इसको भी रिवर्स लिखा, इसको भी रिवर्स लिखा, और ये ऐसे लिखा, क्या बोलेंगे सर? दिस स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। एक क्वेश्चन वैसे भी आएंगे, बट बोलेंगे सर मुझे पहले तो वो क्लियरली नहीं हो रहा है, क्या R क्रॉस F, ये F क्रॉस R लिखने में क्या प्रॉब्लम? सर मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम सर? मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं सर। इसको मल्टीप्लाई उससे कर दिया, उसको इससे कर दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है? 1 को 2 से करो फिर 2 होगा, 2 को 1 से करो फिर भी 2 होगा। नहीं सर, आप रॉन्ग है यहाँ पे। कैसे? क्योंकि अगर 1 2 की बात हो तो सर हम सिर्फ स्केलर की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्शन की चर्चा नहीं करें, ठीक है? तो वो R क्रॉस F को F क्रॉस R क्यों नहीं लिख सकते? R क्रॉस P को P क्रॉस R क्यों नहीं लिख सकते? अल्फा क्रॉस R को R क्रॉस अल्फा क्यों नहीं लिख सकते? ओमेगा क्रॉस R को R क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं लिख सकते? इस सारा चीज का प्रूफ हम लोग इस एग्जाम्पल के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, ये हमारा कंसेप्ट कैसे हो सकता है। तो हमारा सबसे पहला काम है इसको अच्छे से इस चारों एग्जाम्पल लिखिए, बहुत ही वेरी गुड एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको आएंगे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में स्पेशली हर एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया है। कौन सा टर्म क्या है? लॉजिक हो सकता है कि आप बोलेंगे सर कि बात यह है कि हम पहली बार सुन रहे हैं। जब पहली बार सुन रहे तब क्या होगा, आइडिया मिल जाएगा कि ओमेगा को हमने कहीं एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था, हमने पी को मोमेंटम पढ़ा, तो अगली बार कहीं पर पी देखेगा तो फर्स्ट स्ट्राइक क्या होना चाहिए? पी मीन्स समटाइम मोमेंटम। बट इन आवर बेसिक क्लासेस ऑफ 10th क्या पढ़ा हमने वहां पे कि पी का मतलब हम लोग पावर ही पढ़ते थे, और अभी हमने जस्ट लास्ट में बताया पावर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सर आप इसको वेक्टर कैसे बोल रहे हैं? एक अपना मीनिंग होता है हर एक वर्ड का, ठीक है? तो आपके सारे एग्जाम्पल से जब फैमिलियर हो जाएंगे तो आप टॉर्क का, एंगुलर मोमेंटम का, वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का इन दी फॉर्म ऑफ वेक्टर एग्जाम्पल को क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सारा जो भी समझना होगा अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा। आप सारा नोटेशन के साथ कौन सा टर्म को क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको पहले आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग इस चीज को प्रूफ करके बताते हैं कि अभी सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे, बाकी इसका डिटेल प्रूफ पर्टिकुलर टॉपिक बताएंगे कि इस आता कैसे है। बट अभी ये बताना है अपने को कि R क्रॉस P को P क्रॉस R हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है? आप इसको अच्छे से पहले लिखो। देखो जो मेरा नेक्स्ट है कि हमने बोला कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो इस डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो सकता है जो हमको क्वेश्चन में थोड़ा सा हेल्पफुल हो। आपने जो लास्ट एग्जांपल देखा ना, उस एग्जांपल से हमें ये आइडिया मिल गया कि कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या नए नए अरेंजमेंट हो सकते हैं इस वेक्टर में। हमें लगता है वेक्टर बहुत आसान है, बट वेक्टर है भी बहुत आसान और नहीं भी है। बोलोगे सर आप कौन सा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बता रहे हो कि सर आसान भी है नहीं भी है। अगर हम इसको आसान तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि आप सिंपल अगर वेक्टर स्केलर में पढ़ जाएंगे डॉट का मतलब ये होता है, क्रॉस का मतलब ये होता है। अगर मैं आप चाहेंगे तो ये भी पढ़ सकते, डॉट मतलब ए बी कॉस थीटा, क्रॉस मतलब ए बी साइन थीटा, एंड एन कैप, काम खत्म हुआ हो जाएगा। बट उस एन कैप को डिफरेंट पैरामीटर ऑफ फिजिक्स में आप देखेंगे ध्यान से, डिफरेंट पैरामीटर फिजिक्स में आप अप्लाई कैसे करते हैं, जो कि फ्यूचर कोर्स ऑफ साइंस में आएगा। अगर आप वो डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप उस चीज को प्रॉपरली पूरा नहीं पढ़े हैं। ये फैक्ट होता है कि अगर मैं आपको सिंपल डॉट प्रोडक्ट पढ़ा के निकल जाऊं कि ये डॉट होता है, ये क्रॉस होता है 2 ही लाइन का डेफिनेशन हो कि 2 वेक्टर डॉट तब होगा जब ए बी साइन थीटा होता है, कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज थी। क्रॉस का मतलब ए बी साइन और ए बी कॉस थीटा उसमें था, ए बी साइन थीटा, एन कैप लिखने पे हो जाता है खत्म। बट इस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं फिजिक्स में, डिफरेंट पॉइंट में थोड़ा सा ऑथेंटिकेट नॉलेज चाहिए। तो हम लोग क्या कर इसको डीप में पढ़ेंगे, एनालिटिकल पॉइंट्स होंगे और सारा कंसंट्रेशन अपना होना चाहिए कि इस कंसेप्ट को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि हमारा एबिलिटी सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता,
अगर आप सोचेंगे किसी थ्योरी पढ़ना, थ्योरी मीन्स जस्ट 2 लाइन, बट हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस थ्योरीज इनटू प्रैक्टिस प्रॉब्लम? बिकॉज आप जिस भी एंट्रेंस एग्जाम IIT JEE मेंस मेडिकल नीट जिसमें बैठेंगे, उसका मेन कंटेंट ऑफ मोटो होता है हाउ कैन यू अप्लाई द थ्योरेटिकल नॉलेज इन प्रैक्टिकलिटी और इन न्यूमेरिकल्स फॉर्म। अब बोलोगे एक छोटा सा सिंपल सा एनालॉजी होता है, हाउ वी आर गोइंग द एग्जामिनेशन थ्रू IIT JEE। हम लोग क्यों IIT JEE मेंस एडवांस के प्रोसेस में जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग अगर अपने सीनियर से पूछेंगे तो वहां देखेंगे तो उनका एक आइडिया होता है कि बच्चे में क्या मेंटल एबिलिटी है कि इस कंसेप्ट को, पढ़े हुए चीज को वो ग्राउंड पे उतार सके। बिकॉज एवरीथिंग इज नॉलेज डज नॉट मीन्स दैट यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन। अगर आपके पास हर एक नॉलेज है बट यू आर नॉट ट्रांसफॉर्म दिस नॉलेज इनटू अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स होता है आपके पास कि आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते। हमारे साथ भी इनिशियल स्टेट ऑफ 10th 11th में यही होता है कि हम लोग उस थ्योरेटिकल पार्ट को एनालाइज नहीं कर पाते। इसलिए अपना फर्स्ट मोटो होना चाहिए ऑलवेज टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना हमारा एफिशिएंसी होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या इसका कहने का मतलब क्या था। इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर प्रोडक्ट। क्या क्या पॉइंट्स वेक्टर प्रोडक्ट हमको सिखाएगा जिससे कि इसका एप्लीकेशन इन होल फिजिक्स थ्रू आउट फ्रॉम द 11th टू टिल 12th योर लास्ट टॉपिक द मॉडर्न फिजिक्स, वहां तक इसका एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, अगर मैं उसको फिर से आपको रिपीट करना चाहूं तो वो पॉइंट था कि हमने अभी जो पढ़ा A क्रॉस B, इसका एप्लीकेशन था सर, आपने बताया कि AB cos थीटा सॉरी sin थीटा तो होता ही है, AB sin थीटा होता ही है, बट एक नया सा कंसेप्ट सर जुड़ गया हमारी लाइफ में। क्या जुड़ गया? वो sin थीटा के साथ आपने कुछ इस तरह का टर्म लिख दिया n कैप। हमने क्या बताया? दिस n कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वैल्यू बिकॉज द क्रॉस ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। आप याद रखेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। क्रॉस ऑफ, कभी कभी क्या होता है मिस रिप्रेजेंट कर जाते हैं हम लोग, और हमने वहां बताया था डॉट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। याद रखेंगे, डॉट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर बट क्रॉस ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। क्रॉस ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, सॉरी वेक्टर। में क्या था? डॉट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, कभी ऐसा नहीं हो कि सर डॉट का क्रॉस बोल दिया, क्रॉस का डॉट बोल दिया। दो पॉइंट हमारे नजर में आए कि सर दोनों है वेक्टर ही, दोनों क्या है? वेक्टर ही। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमें स्केलर मिलता है, वाइल जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो कि दो वेक्टर का डॉट कभी वेक्टर हो सकता है। नो नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। सिमिलरली दो वेक्टर का क्रॉस कभी स्केलर नहीं हो सकता। ये हमारा पॉइंट्स था। हमने ये पॉइंट्स और डिस्कस किया था, आपको याद होगा। अगर बोला था ये हमारा वेक्टर ए होगा, अगर इसको अपन मान लें वेक्टर बी, अगर ये हमारा थीटा होगा, यू गेट द पॉइंट्स। अगर ए क्रॉस बी की बात चल रही, मतलब यहाँ से यहाँ जाने की बात रही, इसका मतलब ये एक नॉर्मल वेक्टर आया था इस तरह, आपको पता ही था जो हमने डिस्कस किया था। और बोला था दिस नॉर्मल वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, करेक्ट ना? तो यहाँ से जो सेकंड पॉइंट्स आता है इसी एस्पेक्ट का कि n इज जो नॉर्मल वेक्टर है परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा ए एंड बी के परपेंडिकुलर होगा। अगर हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिख सकते हैं। तो आपको दो पॉइंट्स यहां से देखने को मिला, जो कि हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि जब भी पूछेगा क्रॉस ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर, व्हाइल द डॉट मींस ए डॉट बी वाला एग्जांपल है, ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। नेक्स्ट पॉइंट था इसी का, जो नॉर्मल वेक्टर होगा ऑलवेज उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इंडिविजुअली वेक्टर ए एंड बी के परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमको वेक्टर के प्रोडक्ट में करना। तो आप इसको अच्छे से लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो हमने आर क्रॉस एफ की बात कर रही थी, एफ क्रॉस आर,
कि नहीं लिख सकते। इसको पहले से आप जैसे लिख लो। उसका सेकेंड पॉइंट है जो हमने चर्चा करी थी, हमने क्या सीखा था, A क्रॉस B, ये रिजल्ट है, याद रखेंगे, नेवर इज इक्वल टू B क्रॉस A। देखेंगे जबकि वहां हमने क्या पढ़ा था, डॉट में मैं लिख देता हूं यहां पे, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। देख रहे हो ना, ये पूरा कुछ अलग ही है। पता चला ना, हमने बताया था सर वहां जो डॉट में तो इसका कहानी चल गया सर कि A डॉट B B डॉट A के इक्वल था, बट ये क्रॉस में A क्रॉस B B क्रॉस A इक्वल नहीं। वी वांट प्रूफ, यस सर, प्रूफ चाहिए अपने को। हम लोग दोनों साइड को देखते हैं पहले, ठीक है। अगर हम लोग LHS की बात करें, मान लेते हैं LHS में क्या दिया हुआ है, A क्रॉस B, A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा n कैप। गेट इट, आपको समझ आया हो। डायग्राम देखो, डायग्राम क्या कहता है, मान लो हमने इसको माना वेक्टर A, करेक्ट है, इसको माना वेक्टर B। अगर ये हमारा थीटा है तो हमने अभी क्या सिखाया, उंगली डालने का यहाँ पे, इसको इस तरह कर्ल करने पे भी थंब में इस बात ये चल रही है सर कि ये एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और हमने सिखाया था बेसिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस को अप द प्लेन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हमारा जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल किस में होगा, के कैप, या इसको प्लस के कैप भी बोल सकते हैं। इसका मतलब आउटसाइड द प्लेन होगा, करेक्ट है। तो ये जो एग्जांपल आ गया हमें प्लस के कैप, इसको अच्छे से समझेंगे। ये हमारा LHS की कहानी थी कि इसका जो नॉर्मल था वो आउटसाइड द प्लेन था। अगर हम लोग RHS की बात करें, किसकी बात करें, RHS की बात करें, देखेंगे उसको। राइट हैंड साइड क्या बोलता है, B क्रॉस A, सेपरेट वेक्टर है, कोई बात नहीं, अलग अलग देखेंगे। B क्रॉस A क्या लिख सकते हैं हम लोग, BA साइन थीटा N1 कैप मान लेते हैं। वो लोग सर N1 कैप क्यों, पता नहीं कौन सा होगा, अगर इक्वल होगा तो n कैप मान लेंगे, नहीं तो हम अलग मान लेंगे। चलो अब बात है कि B क्रॉस है, तो सबसे पहले सर कौन सा वेक्टर लिखूं, A या B। सर अगर पहले A था तो हमने A लिखा था, अब पहले क्या है B, तो B लिखते हैं। इधर है A, किधर है, इधर है। तो पहला वेक्टर A था, बट हम लोग एजम्पशन में क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब देखो सर बात समझ में आ गई। अब कहा क्या है, B क्रॉस A, तो पहले किधर जाने का, B पे जाने का ना, किधर है B। अब देखो ऐसे रखेंगे तो A थोड़ी आएगा इधर, या तो अपने हैंड को ऐसे रख सकते हैं तो ऐसे रख सकते हैं, करेक्ट है। अगर ऐसे तो इधर A है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये नीचे है, तो उंगली कर्ल होने के लिए डायरेक्शन ऑफ A चाहिए, तो B से A जाना, हमने क्या किया, B पे उंगली रखा, A जाना है किधर है, कर्ल किया। जब B से A कर्ल किया, अंदर गया, इनसाइड गया, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन था वो इनसाइड था। डायरेक्शन क्या था हमारा, ये जो N1 कैप आया वो क्या है, माइनस ऑफ K में आया, K मतलब इनसाइड द प्लेन। सर आप ये बता रहे थे क्या, वेरी गुड। N1 जो आया वो इनसाइड आ गया, ये हमारा प्लस था वो क्या हो गया, माइनस हो गया, कि ये बात है माइनस ऑफ K कैप। हाँ सर ये बात तो पता चला, हम तो वेक्टर की बात कर रहे थे, बोल रहे थे सर एक वेक्टर का क्रॉस दोनों वेक्टर ही होना चाहिए, वेक्टर होने के लिए क्या होगा, डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ए सर वही होगा, ए का वैल्यू थोड़ी बदलने वाला है। सर बी नहीं बदलेगा, सर क्या बात कर रहे हो आप, थीटा सर नहीं बदलेगा, बोला ना, ओके। तो क्या बदलेगा सर, डायरेक्शन बदल जाएगा, गेट इट। बोले सर डायरेक्शन बदल जाएगा, जब डायरेक्शन बदल गया इसका मतलब सर ये आप जो बता रहे थे वेक्टर होगा वो वेक्टर नहीं रहेगा। तो क्या आप इस दोनों पॉइंट से समझ गए, यहाँ पे आपने जो कंक्लूजन निकाला LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ये हमने लिखा। बट सर एक बात समझ में आ गई, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS है, इसका मतलब A क्रॉस B नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस A होगा। लेकिन सर एक कलाकारी तो कर ही सकता हूं मैं, क्या सर आपको एक बात कहे तो मैं क्या कर सकता हूं, ये राइट होगा क्या, मैं थोड़ा सोचूंगा, आप देखेंगे इसको। अगर मैं काम करूं A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A लिख सकता हूं क्या सर, आपका कहना करेक्ट है। फिर से देखें थोड़ा सा, फिर से प्रूफ में चलते हैं। A क्रॉस B A B साइन थीटा, B क्रॉस A n कैप माइनस ऑफ समथिंग है,
अगर इस क्वांटिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखेंगे यहाँ पे, अगर इस क्वांटिटी में किसी ने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब सर दोनों तो मैच कर गया, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएंगे, प्लस। हाँ सर, तब कंडीशन अवेलेबल है कि ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। बट अगर हम क्या करें, एक माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो सकता है। तो हमको ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये करेक्ट है। इसमें डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते, फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा एन कैप। डायरेक्शन सेम ही है क्योंकि माइनस जितना अंदर जाएगा उतना ही आ बढ़ाएगा, और डायरेक्शन का मतलब होता है 1 से मल्टीप्लाई करना, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आप लोग को इस दोनों रीजन से पता चला कि सर बी क्रॉस ए नॉट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। सिमिलरली अगर इक्वल करना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करना हो। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कभी हमको कंफ्यूजन हो तो हम लोग इस प्रोसेस से जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा सा और पॉइंट होता है, सर आपका कहना तो मैं मान लिया कि सर ए क्रॉस बी एज ए वेक्टर वाइज, अगर वेक्टर की बात करें तो इक्वल नहीं होगा, बट सर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकता है क्या, देखे क्या, चलो देखते हैं। हमने बोला कि मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सर, ये कहना है हमारा ए क्रॉस बी ऑफ मॉड निकाला जाए, ए क्रॉस बी ऑफ मॉड निकाला जाए तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ बी क्रॉस ए होगा। वेरीफाई कर ले, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये रिजल्ट तो है, रिजल्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए होगा। वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लिख लो, ए बी साइन थीटा और मॉड ऑफ, इस तो मॉड खुद है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, साइन थीटा मतलब एन कैप की बात कर रहे हैं सर। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। वेरी गुड, इसको लिखना चाहे बी ए साइन थीटा एन कैप 1। अब बताए दोनों साइड का मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी 1 है, लिखो ए बी साइन थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा 1। इसका मतलब ये कहना है सर ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू, अब तो मैग्नीट्यूड किसको भी कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गेट द पॉइंट। हाँ सर ये पॉइंट तो समझ में आया कि ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए हो सकता है, बट इसका वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, इस रिजल्ट से हमें जो वो हमने डायरेक्शंस लिखे थे, आपको याद होगा, मैं फिर से चारों एग्जांपल करके बताऊंगा। हमने टॉर्क को आर क्रॉस एफ ही क्यों लिखा, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क को हमने बोला था आर क्रॉस एफ होगा, हमने बोला था ना। अगर एक का डायरेक्शन अप आ गया और उसी टॉर्क का डायरेक्शन डाउन आ गया तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, दैट इज नॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा सिग्निफिकेंस हमने इस यूनिवर्स में पढ़ा ही नहीं कि एक पॉइंट पे एक समय में एक दो पोजीशन गेन कर सकता है। दैट इज द कंप्लीटली रॉन्ग थेसिस, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए जो हमने रिवर्स लिखा कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता, प्रूफ करके बताया। सिमिलरली आर क्रॉस एफ इज नॉट इक्वल टू एफ क्रॉस आर। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मैटर करता है भाई। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हाँ सर मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा, जो कि हमने यहां करके बताया। सिमिलरली जो हमारा आर क्रॉस पी था, आर क्रॉस ओमेगा था, जो भी टर्म आया था ओमेगा क्रॉस आर के टर्म में, सारा का सारा ये रूल फॉलो करेंगे। इसी तरह सबको प्रूफ करके बता देंगे सर ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा डायग्राम से थोड़ा सा लीज फॉर्म में अप्लाई की कोशिश करने की, आपको समझा सकूं कि ये हमारा ऐसा नहीं लिख सकते। बेसिक इंटेंशन था कि इस प्रॉपर्टी को गेन करने हमें आना चाहिए। आप इस चीज को जो होता है ना ब्रेकअप करना है उसको फेल्ड आउट कर देना, कैंसिल आउट कर देना, आप यहां से भी कर सकते हैं। बोलेंगे सर कोई बात नहीं, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, बट माइनस में होगा, हम लोग तो बाद की बात करेंगे। इसलिए कभी भी हम लोग आर क्रॉस एफ को एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते। एक बार की बात है, एग्जाम्स में मल्टीपल्स क्वेश्चन आ गए थे, मेंस के क्वेश्चन में 2008-7 के पेपर की बात है। उस साल सिर्फ इसी का डिफरेंस था ऑप्शन में कि सर टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 ऑप्शंस थे टॉर्क के लिखे हुए। तो हमको कंफ्यूजन हो गया कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो हमारे पास अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि सर टॉर्क में आर क्रॉस एफ ही करेक्ट वे है और ये ऐसा ही क्यों लिखते हैं, हम लोग लेटर टॉप में डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा, तब ये वहां की कहानी है, करेक्ट। तो इसको आर क्रॉस एफ ही लिख सकते हैं, ये आर क्रॉस
एफ क्रॉस आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमने यहाँ डिस्कस करिए। सिमिलरली जो अदर 3 एग्जांपल्स थे वो भी सेम रूल्स को फॉलो करेंगे, इसलिए कभी कभी अगर इस बेसिक पे क्वेश्चन आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या लिखो क्या नहीं, बात तो बराबर ही दिख रहा है बट डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पहले लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि हमको बहुत सारा कंसेप्ट को सिखा के गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। पहले छोटा सा पॉइंट है, कुछ नया नहीं। अगर ए क्रॉस बी प्लस सी उसको एसोसिएटिव लॉ होता है, यहाँ प्लस होगा नॉट, यहाँ पे ए क्रॉस सी ऐसे लिखेंगे करेक्ट है। ये लॉ कुछ नया नहीं होता, हम लोग जस्ट देखेंगे 3 वेक्टर का प्रोडक्ट बन सकता है। इसको मैथमेटिक्स में डील करते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलरिटी, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वहां पर अपने को जाना नहीं। मैथ में इसको वेक्टर अलजेब्रा में अच्छे से पढ़ते हैं बट हमारा मैथ का कंसेप्ट नहीं। बट अगर किसी को लगे कि सर ये नया कुछ हो सकता है, इसको 2 मेथड से एटलीस्ट लिख सकते हैं। वन इज मैथमेटिक्स, वन इज फिजिक्स। फिजिक्स इतना आसान कहता है, 2 वेक्टर क्रॉस लिखना आसान है, उसको और डीप से जानेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे लिए, कौन सा, हमने बताया था एंगल फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन एंगल कैसे निकाला जाता है। अगर मान लो एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना, एंगल बिटवीन वेक्टर, 2 वेक्टर दिया था हमने, कौन कौन सा वेक्टर। अगर ये हमारा वेक्टर ए था, दिस इज वेक्टर बी, अगर ये थीटा है। अब क्या रूल्स पता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। सर मुझे थीटा चाहिए, ओके बोलो सर कुछ नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले सर एन कैप का तो कुछ आइडिया है ही नहीं। तो हम लोग जब थीटा को फॉर्म करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसका मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें हम, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलो तो लिख सकते हैं क्या, ए बी साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए बी, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी बाय ए बी। अगर आपको याद होगा तो सिमिलर डॉट में हमने सिमिलर अप्लाई किया था, क्या किया था देखेंगे, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। नहीं लिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई टेंशन देने के लिए डायरेक्शन था ही नहीं, इसलिए हमने इसको मॉड लिख के इसको एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे थीटा क्या लिखा था हमने, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए बी। तो सिमिलरिटी देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा प्रॉपर्टी है कि जब भी थीटा निकालना होगा वी कैन अप्लाई दिस मेथड। अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, सर कैसे डॉट लिखते हैं। अभी तो हमने मेन टॉपिक पे डिस्कस नहीं करी है, एप्लीकेशन कैसे करना है इसको क्वेश्चन साथ, क्योंकि वो हमारा टॉपिक में होगा। अब क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट को लिख लेंगे अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पॉइंट को देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में और कितने सारे पॉइंट आ सकते हैं। पॉइंट है, अगर हमको ये रूल्स पता है, पता है अपने को ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप, करेक्ट है। अगर हमने अभी मॉड की बात करी तो क्या किया आपने, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की बात करेंगे। इसका मतलब सर कहना ये चाहते हैं आप कि आप इसको बोल रहे हैं ए बी साइन थीटा रहेगा और मॉड ऑफ एन का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, यही हमारा कहना है। बट इसका कंडीशन, जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा तो कंडीशन क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कंडीशन फॉर ए क्रॉस बी टू बी मैक्सिमम, अगर हमको बोला ए क्रॉस बी जो प्रोडक्ट था अगर वो मैक्सिमम होगा तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए। चलो रिजल्ट पे हम लोग वर्क करते हैं। अगर मान लो इसको ए क्रॉस बी मैक्सिमम तो क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। जब इसको देखते तो पता चलता सर अगर ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो सकता है, अगर ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो तो इसके सामने वाले साइड में तो सर कोई मैक्सिमम होना चाहिए ना। सर ए बी का तो कुछ नहीं हो सकता अपना, क्योंकि ए बी क्या है, कांस्टेंट है। बट सर साइन थीटा की बात जरूर चल सकती है अपनी, व्हाट इज साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा टू बी मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम होगा, इसका मतलब हम तो पढ़ा है बेसिक में, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है।
साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा। इसका मतलब सर आप कहना ये चाहते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। तो आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। जब 90 होगा तो साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा ए क्रॉस बी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए बी। अब यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। फर्स्ट कि किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा 90, उसके लिए साइन का वैल्यू +1 होना चाहिए और उसका वैल्यू कितना होगा। तो ये छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमको थोड़ा सा डिस्कसिंग पॉइंट दे देंगे कि ए क्रॉस बी साइन थीटा मैक्सिमम हो सकता है कब, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, थीटा का मैक्सिमम होगा 90 पे यानी वैल्यू 1 होगा, तो ये आई मैक्सिमम ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसकी मिनिमा की बात करते हैं। अब इसको अच्छे से लिख लीजिए, व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम कितना हो सकता है, लिखो इसको। तो मिक्स प्रॉपर्टी में बात करें मिनिमम की, कहने का मतलब ये है कि अगर ए क्रॉस बी मिनिमम होगा, इसका मतलब हमको क्या समझना है सर, ए बी साइन थीटा ये तो पता है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एन कैप इज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। मिनिमम मतलब सर फिर से कहानी यहीं पे आएगी, इसको होना पड़ेगा मिनिमम, मतलब साइन थीटा टू बी मिनिमम। जब साइन थीटा मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होता है 0। तो अब लिखेंगे मॉड ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से पता है थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, हमको पता है थीटा का वैल्यू 0 भी 0 होता है, 180 भी 0 होता है और 360 का मतलब सिंपल सी बात है ये सेम 0 पाएगा। इसका मतलब सर दो वैल्यू होगा थीटा का जहां पे ये वेक्टर क्या होगा मिनिमम होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम, ए क्रॉस बी मिनिमम इज इक्वल टू ए बी इंटू 0, इसका मतलब 0। फिर से दो रिजल्ट अपने को सीखने को मिला, क्या क्या मिला। फर्स्ट रिजल्ट को देखेंगे अच्छे से। मैक्सिमम के लिए कंडीशन ये था कि मैक्सिमम +1 होगा, थीटा 90 होगा, तो वैल्यू कितना होगा ए बी, आते इधर पे पलट के व्हाट इज द मिनिमम, साइन मिनिमम होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 0, क्योंकि मॉड ऑफ 0 -1 कंसीडर नहीं करेंगे, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, करेक्ट। तो इसका 0 पे होगा, इसका मतलब कितना कितना वैल्यू है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 भी 0 होता है, तो दो थीटा की वैल्यू के लिए क्या होगा ये मिनिमम होगा। अब किसी भी क्वांटिटी में 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है वो 0 होता है, तो सिंपल सी बात है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डॉट क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, मैक्सिमम इज द ए इंटू बी। छोटा सा पॉइंट था बट इफेक्टिव था, हमारे लिए क्वेश्चन को खड़ा कर सकता है ये कभी कभी चैलेंज हमारे सामने, अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो। ठीक है, इसको आप अच्छे से दोनों कंडीशन को मिनिमम एंड मैक्सिमम को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इस रिजल्ट से पता चला कि सर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर भी 0 हो सकता है। कंडीशन क्या था 0 180 पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमने बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू जो आया था अपना, अच्छे से देखेंगे, ए क्रॉस बी मिनिमम इज इक्वल टू 0। यस सर, बात समझ में आ गई। 0 किस वैल्यू के लिए हुआ था, जब हमने थीटा की बात करी वो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, ये दो कंडीशन पे हमारा कंसेप्ट चला था। एक कंसेप्ट क्वेश्चंस और होते हैं जिसको हमको डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। तो दो वैल्यू था, ए क्रॉस बी मिनिमम 0, मतलब थीटा का दो वैल्यू है। अब देखो डिस्कस की बात है सर, अगर दो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है ना, आप कहने का मतलब क्या है सर, वेक्टर ए को तो हमने 0 नहीं बोला, हमने वेक्टर को 0 बोला क्या, नहीं ना, वो उसके एक्स्ट्रा सर्कमस्टांस कंडीशन से वो 0 हो गए थे। हमने क्या बोला, वेक्टर बी भी नॉन जीरो है। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर का प्रोडक्ट हमें क्या आ गया 0, दो नॉन जीरो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब कंडीशन भी थीटा पैरेलल। अब देखो थीटा क्या कंडीशन था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर ड्रॉ करते हैं, चलो अगर मान लो ये हमारा वेक्टर ए था और ये हमारा वेक्टर बी था, अब कभी 0 होगा, हाउ, दो कंडीशन है, 0 होगा तो डायरेक्शन सेम होगा। ये कंडीशन कब आएगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। जब थीटा का वैल्यू 180 लेंगे, अगर ए इधर है, देखेंगे ध्यान से, अगर ए इधर है और बी इधर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है,
इस केस में भी ये 0 है, इस केस में भी 0 है। इसका मतलब सेम कंडीशन पे दो चीज क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से हमने एक कंडीशन पढ़ा होगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। कंसेप्ट याद करेंगे, दीज हमने पढ़ाया था वहां पे कोलिनियर वेक्टर, दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मतलब आने वाला टाइप क्वेश्चन है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है, इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर क्या होगा, कोलिनियर होगा। हो सकता है डायरेक्शन उसका अपोजिट हो, एक पॉसिबिलिटी है कि वो 180 हो जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो 0 डिग्री हो जाए। तो आपको यहां से ये जो लाइन समझ में आएगा कि मिनिमा का कंडीशन क्या हो सकता है, और मैक्सिमा का भी देखेंगे हम। मिनिमा का कंडीशन क्या हो सकता था कि मिनिमा में था कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी होगा। थोड़ा सा चर्चा करते हैं मैक्सिमा वाले पार्ट पे। हमने पढ़ा था सर मैक्सिमा में अगर ए क्रॉस बी हो तो ये क्या हो जाता है, ओनली ए क्रॉस बी, ए बी हो जाता है, करेक्ट है। कंडीशन क्या था हमारा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं सर क्या, जब भी एंगल 90 का मतलब है कि दो वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो याद रखेंगे, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इस केस में जो ए क्रॉस बी होगा दैट इज मैक्सिमम। तो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ लेगा, कब मैक्सिमम होगा, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। मिनिमम कब होगा, जब दो वेक्टर या तो एंटी पैरेलल नहीं तो पैरेलल हो। आपसे क्वेश्चन नंबर ये बन सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ये बन सकता है, क्वेश्चन नंबर ये बन सकता है, ये सब आपसे पूछ लेंगे। तो आपको आई होप जो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट था वहां से आपको कुछ आइडिया लगे कि क्वेश्चन पूछ कैसे सकते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट होता है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज नल वेक्टर। थोड़ा स्टेटमेंट टफ है, देखेंगे कुछ स्टेटमेंट है। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट या मतलब वेक्टर प्रोडक्ट की बात हो रही है। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नल वेक्टर। बड़ा हार्ड स्टेटमेंट है, क्लियर कर लेंगे इसको क्या होता है। नल वेक्टर का मतलब नथिंग, जीरो। इसको थोड़ा आसान भाषा में क्या लिख सकते हैं, अगर किसी वेक्टर को सेम वेक्टर को दो बार मल्टीप्लाई कर दें, किससे, क्रॉस कर दें। इसे मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू पी वेक्टर, करेक्ट, और वेक्टर बी इज इक्वल टू आल्सो पी वेक्टर, दोनों सेम है। अगर हमसे किसी ने पूछा सर ए क्रॉस बी क्या होगा, आप बोलोगे सर लिख लो ए बी साइन थीटा एन कैप, वेक्टर ए कितना है, लिखूं P क्रॉस P, इसका मतलब सर P इंटू पी आया, साइन थीटा ये हमारा एन कैप। चलो यहां तक तो हमारा क्लियर है सर। अभी तो समझना है कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये तो कहना चाहते हैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सेल्फ मतलब P से P को क्रॉस किया, सर ये क्या था हमारा, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर। अगर हमने एज्यूम किया दिस इज आवर पी वेक्टर, दिस इज आवर पी वेक्टर, अगर मैं एक आइडेंटिकल वेक्टर इसी पे ड्रॉ कर दूं, देखेंगे अच्छे से, अगर इसी पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं एज इट इज, दोनों तो कॉन्साइड कर दिया, तो ये हमारा भी पी वेक्टर है। हमसे किसी ने पूछा सर ये वेक्टर इससे कॉन्साइड कर गया, ये वेक्टर इससे पैरेलल हो गया, इसका मतलब सर एक ही रीजन है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। वाह वाह, क्या खत्म है ना। आपको अगर ये पता चल गया कि 0 डिग्री, यही कहानी। अब देखो P इंटू पी, पी स्क्वायर लिखने से बेहतर है चलो लिखते हैं साइन, व्हाट इज द एंगल वेक्टर, 0 डिग्री। अब ये एन कैप है, आप सबको क्या पता है 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, 0 इंटू एन कैप। क्या फर्क पड़ने वाला है, दिस इज द नल वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज नल वेक्टर, करेक्ट है। तो हमको जब भी एक पॉइंट यहां सीख लो, जब भी सेल्फ डॉट होगा। अब एक क्वेश्चन आ सकता है सर
इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कंटिन्यूएशन रहेगा अभी देखेंगे। तो पता चला अगर वेक्टर ए को हमने पी माना, वेक्टर बी को भी पी ही माना, तो पी क्रॉस पी इज इक्वल टू पी पी साइन थीटा एन कैप। पी पी साइन थीटा का मतलब है दोनों के बीच का एंगल जीरो, साइन जीरो जीरो, तो जीरो को आप किससे से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हमने इस डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज को, कुछ एग्जांपल्स को देखा कि जो इस तरह के एप्लीकेशंस में, क्वेश्चंस में कैसे कैसे फॉर्म्ड होंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो डिवोटेड होगा वो कंप्लीटली इस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का एप्लीकेशन करेंगे, दैट मींस क्वेश्चन करेंगे उस पर। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे, इस पॉइंट को अच्छे से देखिए और हर एक कोशिश करेंगे कि हर एक लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं उसको क्रॉस ओवर कर देता हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। और ब्रेकअप करके देखने से बेहतर है शॉर्ट टर्म का वीडियो होता है, फुल वीडियो को देखा करें। उससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट पे जो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कुछ समय अभी सीखते हैं कुछ समय बाद सीखते हैं, वो चैन टूट जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने घंटे देखते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज को कितने इफिशिएंसी तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर रहेगा। जब हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे तो इस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे और उस क्वेश्चन को वहां से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिस क्वेश्चन से अपने को सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कंसेप्ट का मतलब क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।